गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंडल्स लॉ, ठीक है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो हमारा लास्ट वीडियो था, ठीक है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जेनेटिक्स की बेसिक्स, ठीक है ना, जितने भी टर्मिनोलॉजी थे वो सारे, और हमने जितने भी लॉज थे, मेंडल्स के जो लॉज थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने लास्ट टाइम किया था। उससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया था और लॉ ऑफ डोमिनेंस करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ये सारी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल द DNA एकेडमी पर, तो आप जाएँ, देखें, पढ़ें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। ओके, सो हमारा जो अब का टारगेट है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो देखो, मेंडल के ईरा की समाप्ति, ठीक है ना, मेंडल्स की डेथ, ठीक है। मेंडल्स को कोई बहुत बड़ा रिवार्ड नहीं मिला उस समय, क्योंकि इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स के कंडीशंस बहुत ज़्यादा चल रहे थे। डार्विन उस ज़माने के सबसे बड़े और सबसे लीडिंग साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़, डार्विन थ्योरीज़, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में वर्क किया जा रहा था, ठीक है। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो थी वो उन्हीं साइंटिफिक कंडीशंस को लेकर के आगे बढ़ रही थी। बट जब डार्विनिज़म की कहानी ख़त्म हो गई, जब डार्विनिज़म कंप्लीट हो गए, तो फिर साइंटिफिक सोसाइटी को लगा कि अब आगे क्या। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में फिर मेंडल ने जितने भी पेपर्स भेजे थे, ठीक है, रॉयल सोसाइटी को, ठीक है, उसको वापस से निकाला गया, उसकी स्टडी की गई। हालांकि उस समय तक मेंडल की डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी उनको एनालाइज किया गया और उनको एनालाइज करने के बाद उनके सारे लॉज को ढंग से देखा गया और फिर आगे जा कर के और उसके ऊपर में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में भी इस लॉ को अप्लाई करके देखा जाने लगा, ठीक है ना। और वही जो कंडीशंस हम पढ़ने वाले हैं उसको एक्चुअली पोस्ट मेंडलिज्म कहते हैं, मेंडल के बाद, ठीक है ना, पोस्ट मेंडेलियन ईरा। और देखो, बहुत बड़ी बात है कि मेंडल्स के जितने भी लॉ थे, चूँकि उन्होंने पाइसम सटाइवम पर इन सारे चीज़ों को खोजा था और पाइसम सटाइवम उनके लिए बहुत लकीली, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल प्लांट बन करके सामने आया। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये सारी चीज़ें जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में वर्क कराई गई, ठीक है ना, इन कॉन्सेप्ट्स को वापस से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई किया जाने लगा, तो रिजल्ट में बहुत सारे डेविएशन शुरू हो गए, ठीक है ना। वो रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं आने लगे और उसी कंडीशन को ध्यान में रख करके आगे की चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको कहा जाता है डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ भी, या उसी को कहा जाता है पोस्ट मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडेलियन ईरा, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक स्टडी की गई थी और उसी के बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो थे वो निकाले गए थे। तो मैं पहले कुछ टर्म्स को लिख देता हूँ, उन्हीं टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना, चाहे वो 12th क्लास हो या फिर जो आपके मेडिकल के एग्ज़ाम हो, तो ये दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं पहले कुछ टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब हम पढ़ेंगे, पहला जो होता है उसको हम पढ़ेंगे क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। दूसरा जो है उसको हम पढ़ेंगे क्या, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है ना। तीसरा पढ़ेंगे हम, थर्ड वन इज मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। ये सारे डेविएशन हैं मेंडल्स लॉ के। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा और, अगर हम इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, एक्चुअली इसको डिवाइड किया गया था दो पार्ट में। एक को कहा गया क्या, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, और दूसरे को कहा गया क्या, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन का मतलब ये कि या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कह लो, ये ज़्यादा बेहतर है, कि एलील जो हैं वो सिमिलर हैं और सिमिलर जीन के एलील हैं, ठीक है ना। और बट जब इंटरेक्शन हो रही है तो उनके जो कैरेक्टर्स बन करके सामने आ रहे हैं वो ना तो डोमिनेंट हैं ना तो रिसेसिव हैं, वो किसी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं, विच आर रिलेटेड एक्चुअली। लेकिन जब इंटर स्पेसिफिक में जाएंगे तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पर मौजूद हो सकते हैं जीन्स, ठीक है ना। और जब उनके इंटरेक्शन की बात हम करेंगे, या फिर दो अलग अलग जीन्स की बात करेंगे, और जब उनके इंटरेक्शन की बात करेंगे तो कैरेक्टर्स जो होते हैं दे सिम्स अनरिलेटेड, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, ये अनरिलेटेड दिखाई देते हैं। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ये क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, ठीक है। उसी के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उसी के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, मल्टीपल एलिलिज्म है, ठीक है ना। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ों को देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और वो इंटरजेनिक इंटरेक्शन में आता है। जैसे ये आपके इंट्राजेनिक हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, इंट्राजेनिक
इंटरैक्शन होते हैं, ठीक है ना। और इंटरजेनिक इंटरैक्शन में आपको देखना क्या है, प्लियोट्रॉपी, ठीक है ना, प्लियोट्रॉपी। और दूसरा आपको देखना है क्या, लीथल जीन एक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस से शुरू करें। तो मैं आपको फिर से एक बार ना लॉ ऑफ डोमिनेंस की चीज़ों को याद दिला देता हूँ ताकि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या कहा था कि अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किसी कैरेक्टर को लेकर के और क्रॉस कराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कैरेक्टर के क्या हैं, 2 एलील्स हैं, ठीक है। इन दोनों एलील्स के बीच में जब क्रॉसेस हो रही हैं तो क्या होता है, F1 जनरेशन में जो बन करके सामने आते हैं ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, उनमें कोई एक एलील का जो कैरेक्टर है वो नज़र आता है, वो दिखाई देता है, वो एक्सप्रेसिबल होता है। और दूसरे एलील का, दूसरे पेयर ऑफ एलील का जो कैरेक्टर है वो सप्रेस्ड होता है। तो जो दिखाई दे रहे हैं F1 जनरेशन में, ठीक है, उस ऑफ स्प्रिंग में, वैसे कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, ठीक है, वैसे एलील डोमिनेंट एलील हैं। और जो सप्रेस कर गए हैं, जिनके कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कैरेक्टर क्या कहे जाते हैं, उनको कहा जाता है रेसेसिव एलील या फिर रेसेसिव कैरेक्टर, या फिर जो भी कह लो। तो उस कंडीशन में आपको ये समझना है कि एक कैरेक्टर जिसमें कि 2 कैरेक्टर्स हैं ऑफ द सेम एलील, ऑफ द सेम जीन, लेकिन उनकी कंडीशन क्या हो रही है कि एक जो है वो उसमें डोमिनेंट है, दूसरा जो है वो उसमें रेसेसिव है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कभी कंडीशन ऐसी भी बन जाए कि आपने सपोज़ एलील्स के पेयर लिए ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है, और आपने जब उसको क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद जब आप F1 जनरेशन के कंडीशंस को एनालाइज करने जाते हो तो आपको मालूम ये चलता है कि ना तो यहाँ पर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है और ना तो कोई रेसेसिव कैरेक्टर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई तीसरा कैरेक्टर नज़र आ रहा है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नज़र आ रहा है विच इज़ नॉट अ पैरेंटल कैरेक्टर एट ऑल, ठीक है, जो पैरेंटल कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर के उनके पेयर ऑफ एलील के साथ क्रॉसिंग की बात करते हैं और F1 जनरेशन में जा करके जब आप ऑफ स्प्रिंग को एनालाइज करते हैं तो आपको वहाँ पर ना तो कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नज़र आता है, ना तो कोई आपको रेसेसिव कैरेक्टर नज़र आता है। वहाँ पर तो सीधे तौर पर एक नया कैरेक्टर नज़र आता है विच इज़ नॉट फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, उन दोनों में से किसी भी पेरेंट से वो मैच नहीं करता, इसीलिए आप उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल होता है, एक प्लांट होता है जिसको आप 4 o'clock प्लांट कहते हो, ठीक है ना, 4 बजे वाली प्लांट। उस पर्टिकुलर प्लांट की खासियत क्या होती है कि वो 4 बजे क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, 4 o'clock, जिसको आप क्या कहते हो, मिरेबेलिस जलप्पा, मिरेबेलिस जलप्पा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। क्या है, मिरेबेलिस जलप्पा, इसको आप क्या कहते हो, 4 o'clock प्लांट कहते हो, ठीक है। अब जब हमने क्रॉसिंग की बात करी तो हमने क्या किया हुआ है, देखो हमने लिया हुआ है प्लांट के फ्लावर को, ठीक है ना। ये क्या है, ये है आपका रेड फ्लावर, ध्यान देना, ये क्या है, रेड फ्लावर। और इसके अगेंस्ट में हमने क्या लिया हुआ है, स्मॉल आर को वाइट फ्लावर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब आप इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो कंडीशन क्या आ रही है, कैपिटल R स्मॉल r, और ये क्या आ रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर आ रहा है, ये जो कैरेक्टर आ रहा है, ये कौन सा कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली पिंक कलर। क्या नज़र आ रहा है, पिंक कलर। अब जरा आप सोच करके देखें, ठीक है, कि अगर नॉर्मल डोमिनेंट कंडीशंस की बात आप कर रहे होते या नॉर्मल डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे होते तो क्या हो रहा होता, मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा होता, रेड फ्लावर वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करके, और जब F1 जनरेशन को कैरी करते जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते वो बेसिकली कौन से कैरेक्टर के होने चाहिए थे, कौन से कलर के होने चाहिए थे, रेड ना, रेड फ्लावर होने चाहिए थे, हेट्रोजाइगस रेड,
लेकिन हो क्या रहा है कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर आपस में क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करा करके एक नया कैरेक्टर, एक नया कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट कलर इज व्हाट? पिंक कलर। और जब आप आगे जाओगे जनरेशन में तो आपको 4 ऐसे कंडीशंस मिलेंगे, 4 गैमेट्स मिलेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड एज, ये F2 जनरेशन में अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब आप सेल्फिंग कराएंगे इसके साथ, आप सेल्फिंग कर लें तो आपको क्या मिलने वाला है आगे की जनरेशन के लिए। और ये स्मॉल आर स्मॉल आर, देखो ये तो पेरेंटल कैरेक्टर है तो ये कंडीशन कैसी रह जाएगी? रेड। ये कैसी रह जाएगी? ये दोनों पिंक, ठीक है। और ये कैरेक्टर कैसी रह जाएगी? ये कैरेक्टर रह जाएगी आपकी क्या हो गया? वाइट, ठीक है। यानी देखो अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालना हो या जीनोटिपिक रेशियो निकालना हो, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इनके जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब देखो 1:2, ये कितने हैं? 2:1। तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज 1:2:1, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है ना। आप इसको चेकर्स बोर्ड के तौर पर भी देख सकते हो। ये जो मैंने बनाया इसको पन्नेट चार्ट के ऊपर में भी देख सकते हो। मैंने तो ऐसे बना दिया, ठीक है ना। आपको मैं वो भी दिखाई देता हूँ, जैसे जब आपने क्रॉस करी और जब आप आगे जनरेशन को बढ़े हो तो कंडीशन आपको क्या मिलने वाली है। आप कुछ ऐसे करेंगे ना, देखो करेंगे ऐसे, कैपिटल आर स्मॉल आर, आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना। सेल्फिंग के तौर पर वो आपने जब किया तो जो आपका पहला जनरेशन था वो क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर का ना। और उसी के साथ आपने सेल्फिंग कराई कैपिटल आर स्मॉल आर की, और जो आपको रिजल्ट मिले वो क्या मिले? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये आपको क्या मिल रहा है? ये देखो ये रेड है, ये आपको क्या मिल रहा है? पिंक मिल रहा है। ये भी आपको क्या मिल रहा है? पिंक मिल रहा है। और ये आपको क्या मिल रहा है? रेड मिल रहा है। तो रेशियो क्या आ जाएगी? रेशियो किसकी? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों की क्या हो जाएंगे? 1:2:1, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या? 2 चीज़ें, एक मल्टीपल एलेलिज्म और दूसरा कोडोमिनेंस, ओके। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो ऑन our channel, YouTube channel, the DNA Academy, okay. Thank you so much.